तो स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी और ये सुबह 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है। यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि नॉलेज स्काई पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो एपीएफसी प्लस ईओ के लिए चल रहा है। तो यदि आप एपीएफसी और ईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सकें। ठीक है, ये सुबह 8:30 बजे वाली क्लास है जिसमें हमने 2 मॉड्यूल जो है वो आप सभी के लिए बना के रखे हैं। एक जो क्लास आपको शाम को 8:30 बजे मिलती है और एक क्लास जो सुबह 8:30 बजे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं रोज शाम को 8:30 बजे और सुबह 8:30 बजे जो है ये क्लासेस आपकी चल रही हैं एपीएफसी के लिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक। रविवार को आपकी स्पेशल क्लास होती है। ठीक है, 120 डेज का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं नॉलेज स्काई पर। जी हाँ दोस्तों, और 1% क्लब जो है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। मतलब वो 500 बच्चे 1% क्लब में ज्वाइन होंगे जो सिलेक्ट होने के लिए अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देंगे। यहाँ पर मैं कोई क्लब नहीं बना रहा हूँ, ये अपने आपके द्वारा बनाया जाने वाला एक क्लब है जिसमें वो डेडिकेटेड बच्चे होंगे जो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देकर 120 दिन काम करेंगे। मतलब 120 दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो बच्चे देने वाले हैं डेफिनेटली वो ही उन 1% क्लब में पहुंचेंगे। आज हम जनरल साइंस की क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मॉर्निंग सेशन में हमने 2 क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक्स को देखा था। यदि आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को जरूर देखें। ये क्लासेस आपकी हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास में हम यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं कि सेल क्या, कोशिका क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल देखने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए होंगी। ठीक है, साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि नॉलेज स्काई ने अपनी एक पीडीएफ जो है वो लॉन्च करी है जो न्यू लेबर कोड्स के लिए बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, और इस न्यू लेबर कोड की इस बुक में हमने 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। कितने मॉड्यूल्स दिए हैं? सॉरी, 5 मॉड्यूल्स दिए हैं, मतलब 5 मॉड्यूल्स दिए हैं। तो इसमें सारे के सारे न्यू लेबर कोड जो हैं वो कवर अप होंगे। साथ में यहाँ आपको ओल्ड लेबर कोड्स भी मिलेंगे, न्यू लेबर कोड्स पर एमसीक्यू मिलेंगे, ओल्ड लेबर कोड्स पर एमसीक्यू मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर गवर्नेंस, अकाउंटिंग और ऑडिट और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी फुल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी चारों के चारों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ 5 मॉड्यूल्स की कीमत ओवरऑल 399 है। ठीक है, कोई भी बड़ा अमाउंट हमने नहीं रखा है नॉलेज का। इन्हें हर एक बच्चा इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है, हर एक बच्चे की पहुंच में ये। और मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी 5,000 के या 2500 रुपए के जो महंगे कोर्सेज चल रहे हैं इनको परचेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको नॉलेज स्काई पर कंप्लीटली फुल एक्सटेंस पर फ्री मिल रही हैं। सिर्फ आपको एक पीडीएफ परचेस करनी है जिसमें आपको न्यू लेबर कोड के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, साथ ही अकाउंटिंग के लिए भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इसमें, और आपको साथ में गवर्नेंस, ऑडिट और इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 399 में। जी हाँ दोस्तों, पाँचों के पाँचों जो मॉड्यूल हैं वो सिर्फ 399 में अवेलेबल है। तो आज ही जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इस ई बुक को जरूर एक्सेस करें। डेफिनेटली ये ई बुक आपकी न्यू लेबर कोड की टेंशन को खत्म कर देगी, मेरा आप सभी से वादा है। यदि आपको 1% भी कमी लगे तो आप लोगों से मैं वीडियो पर पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझसे पैसे वापस मांग सकते हैं। लेकिन 399 की जब आप ई बुक को देखेंगे, इनके मॉड्यूल्स को देखेंगे, डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपने 3,000 रुपये या 4,000 रुपये का कंटेंट जो है वो सिर्फ 300 रुपये में प्राप्त किया है, 400 रुपये में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल या कोशिका को। जी हाँ दोस्तों, कोशिका को हम पढ़ने वाले हैं। सेल या कोशिका क्या होती है समझिए। एक जीवित व्यक्ति की मैं बात करूं, एक जीवित ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, तो इसकी सबसे छोटी और फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो एक सेल होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा हमने पढ़ा था कि भाई इस दुनिया में सबसे छोटा जो चीज होती है वो परमाणु होती है चीजों के केस में, वैसे ही लिविंग थिंग्स के केस में सबसे छोटा जो पोर्शन होता है दैट इज सेल, कोशिका जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हैं कि सबसे छोटी चीज़ होती है आपकी कोशिका। कोशिका से मिलकर आपके बनते हैं टिश्यूज, जिन्हें आप हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इन टिश्यूज से मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गन्स, जिन्हें हम अंग बोलते हैं। ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और उस सिस्टम से बनता है पूरा का पूरा एक ढांचा शरीर का। ठीक है, मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, सेल से ही सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो गवर्न होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल 2 तरह के हम देखेंगे, एक हम देखेंगे एनिमल सेल, एक हम देखेंगे प्लांट सेल। ठीक है,
एनिमल सेल क्या होती है, जो जीवित जंतुओं की सेल होती है इसे हम एनिमल सेल बोलते हैं, और जो प्लांट की, पेड़ पौधों की जो सेल होती है उन्हें हम प्लांट सेल बोलते हैं। इनमें एक बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं कि देखिए, जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल होती है इसमें ये सेल वॉल होती है। जो येलो कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है ये सेल वॉल है। ठीक है, तो याद रखना है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति जो है वो इसमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल या पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, बहुत आराम से प्यार से हम आपको पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे बेटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो देखिए, सबसे पहला नाम आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जिस सेल की खोज करी थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कोशिका की खोज किसने करी, तो नाम याद रखना है आपको रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? रॉबर्ट हुक याद रखना है, जो कि 1665 में करी थी। लेकिन यदि स्पेसिफाई कर ले कि इन्होंने किस तरह की सेल की खोज करी थी, तो आपको याद रखना है इन्होंने डेड सेल मतलब मृत कोशिका की खोज करी थी। इसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? तो लिविंग सेल की खोज जो है वो वैन हॉक ने करी थी 1674 में। किसने करी थी? वैन हॉक ने करी थी 1674 में करी थी लिविंग सेल की खोज, जीवित कोशिका का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको जरूर याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि क्लासेस को बहुत इंफॉर्मेटिव बनाऊं, लेकिन साथ में प्रिसाइज भी रखूं, ताकि कम समय में आप लोगों को पढ़ना है तो वही चीज़ें दिमाग में जाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके लिए चीज़ों को मैं बहुत स्पेसिफिक लेकर आ रहा हूँ। क्लियर? और दूसरी चीज़, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ बीच में क्लास के, मैं सीधा कंटेंट पर बात करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अब आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ पर मैं एंटरटेन करके आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, एंटरटेन करने का वक्त अब आपके पास नहीं है, बहुत सीरियस कैंडिडेटर बन के तैयारी करने का समय है, क्योंकि 120 दिन मात्र है। देखिए, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम जुलाई टारगेट लेके चल रहे हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम और हमें जुलाई के पहले कोर्स करना है। ठीक है, यदि पोस्टपोन हो जाए और बाद की डेट यूपीएससी दे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं टारगेट कर रहा हूँ जुलाई को। और मैं आप सभी बच्चों से भी बोलूँगा कि जुलाई को मानकर इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशन करें, क्योंकि यदि आप अक्टूबर को डेट समझेंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ढील दे देंगे, और जिन्होंने ढील दे दी उनके हाथ से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, और याद रखना है स्केल्डन और सचमैन ने मिलकर सेल थ्योरी की खोज करी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस पूरी की पूरी एक स्लाइड से। रॉबर्ट हुक 1665 डेड सेल, लेवेनहॉक 1674 1674 लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस 1831 में, और स्केल्डन और सचमैन ने मिलकर सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत की खोज करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? देखिए, ऐसा मान लीजिए आप, जैसे हमारा एक शरीर है, तो शरीर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, शरीर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे अंग हैं। वैसे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है आपकी सेल। जी हाँ दोस्तों, एक शरीर के अंदर सबसे छोटी लिविंग फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। और सेल के भी अपने हिस्से होते हैं, है ना, जैसे हमारे हाथ पैर, हार्ट, लीवर, किडनी होता है, वैसे ही सेल के भी अपने कुछ हिस्से होते हैं, कुछ अंग होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आपको क्रोमिन देखने को मिलता है, गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलता है, रफ एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, अच्छे तरीके से। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले बात किसकी आती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन की बात आती है। आराम से समझते जाइए, सभी बच्चों से बोलूँगा यहाँ पर नोट मेकिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये डाउट पूछ रहे थे कि सर आपने जो
पहला मॉड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐप पर मैंने पहला मॉड्यूल जारी कर दिया जिसमें मैंने न्यू लेबर कोड्स बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है। तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना कंटेंट है, इसके हम नोट मेकिंग कैसे करेंगे? तो बेटा, जो पीडीएफ आपको ई बुक जो आपको अवेलेबल कराई गई है वो ऑलरेडी नोट फॉर्म में ही, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको उसे सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है और दिमाग में फिट कर लेना है, सिर्फ पढ़ना है, नोट मेकिंग नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि उसको हमने पहले ही इतना प्रिसाइज कर दिया है, ऑलरेडी नोट फॉर्म में ही उसे रखा है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहली चीज़ तो याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है, मतलब जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है। ये सेपरेट करती है सेल को और दूसरे सराउंडिंग मीडियम से। ये सेल को शेप देने का काम करती है और इसमें पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं जो मटेरियल को अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आराम से समझा सकता हूँ यहाँ पर आपको। ये देखिए, जब आप ये डायग्राम देखेंगे सेल का, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम में ये देखिए जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये वाली आउटर लाइन, ये जो होती है हमारी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? तो ये 2 तरह के काम करती है। या तो ये डिफ्यूजन करती है जिसे हम विसरण बोलते हैं, या फिर ये ऑस्मोसिस करती है जिसे हम परासरण बोलते हैं। डिफ्यूजन जनरली गैसेस के लिए होता है, ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए होता है। दोनों में प्रोसेस सेम ही होती है। इसमें हाई कंसंट्रेशन से जो फ्लो होता है ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। दोनों ही प्रोसेस का कंसेप्ट सेम है। इसमें हाई कंसंट्रेशन से जो फ्लो होता है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, अब चाहे वो गैस का फ्लो हो या फिर वाटर या लिक्विड का फ्लो हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिफ्यूजन गैसेस के लिए होता है और ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए होता है। यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, लिक्विड्स के लिए होता है, सभी तरह के लिक्विड्स के लिए होता है, और इसमें हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इस एग्जांपल को समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर वाटर है अंदर जो कि कम मात्रा में और वाटर बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बाहर से अंदर की तरफ जो है वाटर का फ्लो होगा, इसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑस्मोसिस बोलेंगे सामान्य भाषा में, और सभी बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्या आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक लिपिड्स से और एक प्रोटीन से। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? या तो डिफ्यूज़न करना या फिर ऑस्मोसिस करना। गैसेस के केस में डिफ्यूज़न करती है, लिक्विड के केस में ऑस्मोसिस करती है, और दोनों में ही एक प्रोसेस होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, अब चाहे वो गैसेज हो या फिर लिक्विड्स हो। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। यदि चीज़ें समझ आ रही हैं तो सभी बच्चे मुझे लाइव चैट के थ्रू बताते चलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है नॉलेज का चैनल पर। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं मॉड्यूल 1 के बाद, जो ई बुक हमने लॉन्च करी न्यू लेबर कोड्स के साथ, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उस कंटेंट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी बच्चे भी इसे ज़रूर एक्सेस करेंगे और बहुत खुश होंगे। देखिए, सभी बच्चों के लिए मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इस अमाउंट को रखा ही इतना छोटा इसलिए गया है ताकि हर एक बच्चा इसे एक्सेस कर पाए। तो मेरा यही चीज़ है, यही टारगेट है कि 399 के अमाउंट की वजह से हर एक बच्चा इन 5 मॉड्यूल का एक्सेस कर सकता है। 399 में 5 मॉड्यूल हैं, सारे के सारे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को इस पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करना चाहिए। ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ही करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनेल है, दूसरे नंबर का ऑर्गेनेल है आपका, वो है न्यूक्लियस। पहला हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल में होता है, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में होता है। याद रखना, जो सेल के अंदर एक बहुत सॉलिड सा पार्ट होता है, इंटेंस सा पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में ही हमारा डीएनए होता है, और डीएनए से ही
किसी भी जंतु की, किसी भी जीवित प्राणी की आनुवंशिकता के बारे में, उसकी हेरिडिटी के बारे में, जो है इनहेरिट के बारे में, इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है ना। आप सभी लोगों ने मूवीज़ में, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में बहुत देखा होगा, डीएनए टेस्ट सुना होगा। तो डीएनए टेस्ट में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स से आप किसी के पैतृक गुणों का या उसके पैतृक एंसेस्टर्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें क्रोमोसोम की, जो कि केंद्रक में होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए, दूसरा प्रोटीन। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है किसकी, सेल के निर्माण की समस्त गतिविधियों के बारे में, ठीक है। सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डीएनए में मिल जाती है। और सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उस पूरी की पूरी बॉडी, जिस बॉडी का वो सेल है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब मेरे डीएनए से मेरे सेल की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो इंफॉर्मेशन मेरे सेल की होगी वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी पूरी बॉडी की भी कहलाएगी, ठीक है। याद रखना, जो डीएनए होता है, डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसे जीन कहते हैं। जीन्स के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें करी जाती हैं। किसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें है वो करी जाती हैं, ठीक है। सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आ रही होगी, ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। अगला जो पार्ट है सेल ऑर्गेनेल है, वो तीसरे नंबर का, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलेंगे ईआर शॉर्ट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईआर बोलेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है इसे। समझिए, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतर्द्रवी जलिका। इसका नेटवर्क सिस्टम जो है, ये एक नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क सिस्टम का काम करती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हर सेल में दो होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। तो याद रखना है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि रफ कैसा होता है, स्मूथ कैसा होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, दाने दाने करंट करंट वाला, ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है। ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ है ये। इसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। दूसरा क्या होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम अगली तरफ पहुंचते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर का आपका, इट इज गोल्जी अपैटस, जिसे हम हिंदी में गोल्जी उपकरण बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि जो गोल्जी अपैटस होती है, इसकी खोज जो थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। एक बार फिर से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि गोल्जी अपैटस की खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी। यहाँ पर हम बात करें ईआर में सिंथेसाइज्ड मटेरियल को गोल्जी अपैटस में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका सेल के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो बेसिकली जो गोल्जी अपैटस होता है ये वर्क करता है एज अ ट्रांसपोर्टर। कैसे काम करता है, एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है, ठीक है। एक बार फिर से, जो ईआर होता है, ईआर सिंथेसाइज मटेरियल को गोल्जी अपैटस में पैक करता है और इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजता है। मतलब गोल्जी अपैटस एक तरह से एक करियर का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, प्रोटीन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में, ठीक है। और याद रखना, गोल्जी अपैटस के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, हु मेड द लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी अपैटस। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, गोल्जी अपैटस होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आप सभी बच्चों के लिए। अब हमने देखा गोल्जी अपैटस ने किसका निर्माण किया है, किसको बनाया, लाइसोसोम को बनाया। तो अगला जो ऑर्गेनेल है आपका 5वें नंबर का, वो क्या है, लाइसोसोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर का जो आपका है लाइसोसोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना, समझिए ज़रा अच्छे से। लाइसोसोम की यदि मैं बात करूँ तो लाइसोसोम, इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये होता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने का काम ये करता है। मतलब एक तरह से सेल के फूड को डाइजेस्ट कराने का काम, एक बार फिर से, सेल के फूड को डाइजेस्ट कराने का काम जो है वो लाइसोसोम का है। लाइसोसोम क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। क्या करता है ये,
जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। इसके बाद ये कोशिका को साफ करता है। इट कीप द सेल क्लीन, इट कीप्स द सेल क्लीन। तो सेल क्लीनिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये? सेल क्लीनिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब कोशिका डैमेज हो जाती है या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और इससे एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को खाने लगते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझने की कोशिश करिए, लाइसोसोम का काम है खाने को पचाना कोशिका के। लेकिन जब कोशिका की मृत्यु हो जाती है, कोई सेल डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम उस सेल को ही खा जाते हैं। मतलब जिस सेल के अंदर हैं वो उसी सेल को खा जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो याद रखना कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। एक बार फिर से, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। सभी प्यारे बच्चे इस चीज़ को याद करके चलेंगे। 6वें नंबर के हम सेल ऑर्गेनेल की तरफ पहुंचते हैं। तो आपका जो 6 नंबर का सेल ऑर्गेनेल है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी की मदद से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ऊर्जा के समस्त फॉर्म का यहाँ पर निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी के माध्यम से, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एटीपी का फुल फॉर्म है, इसका निर्माण करता है। ये एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम जो है वो होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये चीज़ सभी प्यारे बच्चों को याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे याद रखना। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपना प्रोटीन खुद बनाता है। ठीक है, तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चीज़ें क्या क्या याद रखनी है आपको कि भाई दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। एक बार फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, जिससे कुछ हद तक अपना प्रोटीन बना लेता है खुद से ही। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसाइड्स के बारे में। देखिए, प्लास्टिसाइड्स की यदि मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्लास्टिसाइड्स की वजह से ही जो पादप होते हैं या जो फल फ्रूट्स होते हैं उनके कलर्स होते हैं। तो फ्रूट्स के या फ्लावर्स के जो कलर होते हैं, फलों के या सब्जियों के जो कलर होते हैं, उनके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है प्लास्टिसाइड। क्या होता है मेन रीज़न? भाई प्लास्टिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट वर्णिक लवक होता है, मतलब सारे के सारे कलर इसकी वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं होता है, मतलब जो कलरलेस चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। हरित लवक का मतलब ये होता है कि जो भी हरा कलर होता है, जैसे कि खास तौर पर पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अब यहाँ पर इस स्लाइड को सभी अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसे वर्णिक लवक कहते हैं। और जितनी भी प्रकृति में आपको कलर देखने को मिलते हैं फल और फ्रूट्स में, वो इसी की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता, ये वाइट या कलर लेस होता है, इसीलिए ये मुख्य तौर पर जड़ों में पाया जाता है या तरों में पाया जाता है पेड़ के। क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरित लवक होता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में यदि पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कौन से धातु पाई जाती है, या पेड़ों में कौन सी धातु पाई जाती है, या पूछ लिया जाए कि पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, या ये पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना सभी बच्चे बोलेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाई जाती है। अब सब बोलेंगे सर मैग्नीशियम कैसे? तो याद रखना, मैग्नीशियम जो होती है वो मैग्नीशियम जो होती है वो आपके क्लोरोफिल, जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। तो क्लोरोफिल किस में है? लीव्स में है। तो लीव्स में
भी कौन सी धातु पाई जाएगी, मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी। लीव्स किसकी होते हैं भाई, ट्रीज की होते हैं, तो ट्रीज में कौन सी धातु पाई गई, मैग्नीशियम पाएगी। तो इस सीरीज में याद रखना है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, इसका मतलब पत्तियों में भी इनडायरेक्टली मैग्नीशियम है। पत्तियां पेड़ की होती है, इसीलिए पेड़ में भी इनडायरेक्टली क्या है, मैग्नीशियम है। तो इस ऑर्डर में सभी बच्चों को याद रखना है। यदि आप इस तरह की लिंक करके याद रखेंगे तो चीज़ें आप बहुत आसानी से लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पेड़ों के लिए भोजन बनाने का भोजन निर्माण का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल से सिंपल शब्दों में चीज़ें आप तक पहुँचे ताकि आप बहुत आसानी से इन्हें कर पाएँ। चलिए, साथ ही सभी बच्चों से बोलूँगा कि आप न्यू लेबर कोड की प्रिपरेशन के लिए यहाँ वहाँ किसी भी महंगे कोर्स को खरीदने से पहले एक बार नॉलेज स्काई की 399 वाली PDF को, ई बुक को जरूर रिव्यू करेंगे। यदि आपको वो बुक अच्छी नहीं लगे तो ही आप किसी दूसरे कोर्स की तरफ जाएं, अन्यथा आपको किसी भी महंगे कोर्स को खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना बनाते हैं, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ की पत्तियों में सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाया जाता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें सनलाइट होती है, CO2 होता है और H2 होता है। एक बार फिर से, इसमें सनलाइट होता है, CO2 होता है और H2 होता है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल होते हैं पत्तियों में, मतलब पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियां होती हैं पेड़ों की, इसलिए पेड़ों में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल है, लीव्स में कौन सी मेटल है या फिर ट्री में कौन सी मेटल है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम है। इंसानों के बारे में पूछा जाए कि इंसानों में कौन सी मेटल होती है, तो हमारे शरीर में आयरन होती है, ठीक है, लोहा होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे शरीर में, लोहा होता है। अगला जो पोर्शन है इट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब रसधानियाँ। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट में बहुत बड़ा होता है। प्लांट में लगभग 90% जो होती है प्लांट सेल का, वो क्या होता है, वैक्यूल्स ही होते हैं। एक प्लांट में प्लांट का 90% जो होते हैं वो वैक्यूल्स ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल को कठोरता तथा सहारा प्रदान करता है। प्रोवाइड हार्डनेस एंड सपोर्ट टू प्लांट सेल, है ना। क्या वैक्यूल्स की मैं बात करूं तो इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टेबिलिटी, सपोर्ट टू प्लांट सेल। साथ में ये ठोस अथवा सरल पदार्थों का संग्रहण करते हैं ना, एंड दे कीप और दे स्टोर सॉलिड्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ सेल, सॉलिड्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ सेल। अगला जो पोर्शन है इट इज स्फेरोसोम। स्फेरोसोम जो है, स्फेरोसोम क्या होता है याद रखना है। स्फेरोसोम को प्लांट सेल का लाइसोसोम कहा जाता है। देखो याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम होता है जो कि सोसाइटल बैग होता है। वैसा ही काम प्लांट सेल में कौन करता है, स्फेरोसोम करता है। तो याद रखना, लाइसोसोम होता है एनिमल सेल में और स्फेरोसोम होता है प्लांट सेल में। लाइसोसोम का जो काम एनिमल सेल में होता है, स्फेरोसोम का वही काम प्लांट सेल में भी होता है। अतः स्फेरोसोम को भी और लाइसोसोम को भी, दोनों को ही क्या कहा जाएगा, दोनों को ही कहा जाएगा सोसाइटल बैग कहा जाएगा, ठीक है। दोनों को ही क्या कहा जाएगा, सोसाइटल बैग कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रात को 8:30 बजे डिटेल क्लास लेना ना भूलें। रात को 8:30 बजे एक क्लास होती है। एक क्लास जो होती है वो आपकी सुबह 8:30 बजे होती है। सुबह वाली क्लास में आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर जो है वो कराया जाएगा। इवनिंग क्लास में आपको सारे बड़े सब्जेक्ट जो हैं वो कवर अप कराए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी वहाँ पर कराया जाएगा आपको। साथ ही सभी बच्चों को मैं बता दूँ कि आप 399 वाली इस ई बुक को जरूर लें अपने न्यू लेबर कोर्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एवरीवन।